हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक एनएससी या बीएसए लिस्टेड कंपनी सिलेक्ट कर लें। फिर हम उस कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट करना सीखेंगे। वो कंपनी जो आप सिलेक्ट करेंगे वो एटलीस्ट 10 साल से एनएससी या बीएसए लिस्टेड होना चाहिए, सो दैट हमें एक भरपूर डेटा मिल सके। वंस यू फाइनलाइज द कंपनी, we'll learn to value the company, and to value the company we have to anticipate इसको अपने इक्विटी शेयर ओनर्स के लिए आने वाले टाइम में कितना कैश जनरेट कंपनी कर सकती है। तो आने वाले 10-20 साल में वो कंपनी इक्विटी कैश ओनर्स के लिए एक्स अमाउंट कैश जनरेट करेगी, तो उस हिसाब से उस कंपनी की आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर डेवलप करना या क्रिएट करना सीखेंगे। हम यहाँ पर फ्यूचर कैश को एंटिसिपेट करेंगे। नाउ टू एंटिसिपेट कि कंपनी अपने इक्विटी ओनर्स के लिए कितना कैश जनरेट करती है, वी माइट हैव टू एंटिसिपेट कि नेक्स्ट ईयर वो कितनी सेल्स करेगी, कितना एक्सपेंसेस रहेंगे, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी, सब कुछ फोरकास्ट करना पड़ेगा। अगर हमें यह भी समझना है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। हमें सबसे पहले समझना होगा कि अगर कोई कंपनी हेवेल्स, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हेवेल्स का, कि अगर हेवेल्स नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमा सकती है, ये फोरकास्ट करने के लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि हेवेल्स कंपनी धंधा क्या करती है। जब तक हेवेल्स के धंधे की जानकारी नहीं होगी, तब तक उस कंपनी के फ्यूचर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, आप ही बताओ। समझे नहीं समझे? चलो, तो अगर मेरे को ये समझना है कि ये कंपनी कितना कैश जनरेट कर सकती है आने वाले 10-20 साल में, तो पहले मुझे ये समझना होगा कि कंपनी धंधा क्या करती है, उसका मार्केट डिमांड सप्लाई क्या है, उसका लास्ट 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। फिर मैं एंटिसिपेट कर पाऊंगा कि फ्यूचर में 10-20 साल में कंपनी कितना कैश जनरेट कर पाएगी। प्राइमरी लेवल पे किसी भी कंपनी को समझना हो तो उस कंपनी का बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उस कंपनी की वेबसाइट। सबसे बढ़िया, आपको वेबसाइट पर जाना है तो अभी से जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है उस कंपनी की वेबसाइट से रोज़ हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगी, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा बच्चों। तो मुझे कंपनी की माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और कंपनी की वेबसाइट से सारा डेटाबेस उठाना पड़ेगा, एंड देन उससे उस डेटा को एनालाइज करके मैं निकाल पाऊंगा कि मेरी कंपनी के क्या फाइनेंशियल मॉडल्स है, क्या प्रोजेक्शंस हैं और क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो ऑब्जेक्टिव इज दैट आई शुड नो एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मुझे ना पता हो या जो मुझे समझ नहीं आ रहा हो इस कंपनी का। इन शॉर्ट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको उस कंपनी की पूरी वेबसाइट याद होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम होम पेज, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स पेज, क्लाइंट्स पेज, कंपनी के की पर्सन्स कौन हैं, कंपनी के मैनेजमेंट कितने हैं, कौन है कंपनी के मैनेजमेंट में, आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जब हमें कंपनी के की पर्सन्स का पता चल जाता है तो हमको उन की पर्सन्स को गूगल, लिंक्डइन या न्यूज़ चैनल्स में सर्च करना पड़ता है। आप समझो कि हमें अगर कोई भी पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए तो हम सिर्फ उस कंपनी की वेबसाइट पर रिलाई नहीं कर सकते हैं या उस पर्सन के फेसबुक पेज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जब भी हमें कोई कंपनी के की पर्सन्स का पता चल जाता है तो हमें उन्हें गूगल पे या लिंक्डइन पे या किसी न्यूज़ चैनल्स में सर्च करते हैं कि उन की पर्सन से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो फ्लोट नहीं हो रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या इमेज है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कितना पुराना है, एचआर स्टेबिलिटी कितनी है, रिसेंट एम्प्लॉई ने कितनी हायरिंग और फायरिंग करी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सेम हम करेंगे कंपनी के पोर्टफोलियो के साथ। हमें हमारी कंपनी फाइनल हो जाती है तो हम उस कंपनी की उस कंपनी के बारे में न्यूज़ चैनल्स पे, गूगल पे या अलग अलग प्रोफाइल्स में, अलग अलग डोमेन्स में हम उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं कि कंपनी की कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी तो नहीं है। जैसे अभी आपने सुना होगा आईसीआईसीआई केस के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक का एक केस है, हम उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक का क्या केस चल रहा है, वो वीडियोकॉन के साथ वाला, तो वो सब हमको पता होना चाहिए, है ना। उस न्यूज़ पर हमारी बहुत पैनी नज़र होनी चाहिए। हमें ये सोचना या समझना गलत नहीं होगा कि क्या आईसीआईसीआई बैंक पीएनबी एंड माल्या केस जैसा तो नहीं बन जाएगा या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या है ना, सारी न्यूज़ चैनल्स पे, सभी हमारे पब्लिक डोमेन्स को हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है।
कंपनी वेबसाइट मुझे बेसिक एंड बायस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो सिर्फ कंपनी की तारीफ ही करेगी। ये तो आप खुद समझदार हो इस चीज़ के लिए। तो मुझे उस कंपनी की और डिटेल्स जानने के लिए अदर सोर्सेस लाइक न्यूज़ चैनल्स, गूगल, एनएससी, बीएससी की वेबसाइट एक्सेट्रा, इन सब पर भी जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद मुझे ये भी समझना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेवेल्स के प्रोडक्ट्स की बात करूँगा तो मुझे समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्विचेस एक्सेट्रा ये बनते कैसे हैं। कुछ नहीं समझ आए तो हमारा यूट्यूब भाई जिंदाबाद, जो मुझे ये बता सकता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर या एक जो मिक्सर होता है जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं ना, मिक्सर, वो मशीन कैसे बनती है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कंपनी को रॉ मटेरियल्स में क्या क्या लगता है, क्या कॉस्टिंग आती है उन प्रोडक्ट्स की, कहाँ से आती हैं इनके रॉ मटेरियल्स, इनके रॉ मटेरियल के रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल जाती हैं। हेवेल्स का जो हीटर है उसमें क्या क्या रॉ कंपोनेंट यूज़ हुआ है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, कितने इलेक्ट्रिक वॉट का होता है, ये इलेक्ट्रिक वॉट क्या होता है, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के वॉट्स और एम्पियर अलग अलग क्यों होते हैं, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर उसकी डिलीवरी चैनल्स तक सब समझना पड़ेगा। कंपनी के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना मार्जिन है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, क्या वो प्रोडक्ट एंड कंपनी से खुश हैं। भले हमको फील्ड वर्क में जाना पड़े, भले आपको हो सकता है कभी कभी आपको किसी दुकान पे विजिट करने जाना पड़े, किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़े, तो अपने को वो भी करना पड़ेगा। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि नोकिया बहुत ही बढ़िया मोबाइल बनाता था। ठीक है, नोकिया कंपनी बहुत बढ़िया मोबाइल बनाती थी, पर ओप्पो वीवो ने उसको मार्केट से पूरा बाहर ही धकेल दिया। रीज़न, क्योंकि नोकिया के रिटेल डीलर्स उसके साथ में खुश नहीं थे, क्योंकि वो रिटेलर्स को ज़्यादा मार्जिन देता ही नहीं था। वो बोलता था कि मोबाइल तो खुद नाम से बिकता है, रिटेलर्स को पैसा एक्स्ट्रा देकर या रिटेलर्स को मार्जिन देके मेरे को क्या फ़ायदा, मेरे को देना ही नहीं। वो उनको कुछ भी नहीं समझता था रिटेलर्स को। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे ही ओप्पो वीवो मार्केट में आए और उन्होंने मोबाइल रिटेलर्स को बेटर मार्जिन ऑफर करा कि आपको एक मोबाइल बेचने पर 10%, 20%, 25% ऑफर करा उन्होंने, तो दुकानदारों ने नोकिया का मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, आज नोकिया ख़त्म हो गया। तो हमें पता लगाना है कि हेवेल्स अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 10,000 का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो पूरा के पूरा 10,000 तो हेवेल्स को नहीं मिलेगा। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सीएनएफ एक्सेट्रा बहुत सारे सप्लाई चेन्स इन्वॉल्व हैं। तो समझना कि तो हमको ये समझना है कि सप्लाई चेन में कितना मार्जिन है और किसको कितना कितना मार्जिन है अपने को, ताकि सप्लाई चेन अगर प्रोडक्ट की खुश रहती, सप्लाई चेन बहुत फ्रीक्वेंट है, प्रोडक्ट का अगर शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट अगर एक बार रिटेलर के पास आ जाता है और वो रिटेलर के पास में कितने दिन रखा रहता है वो प्रोडक्ट, हमको ये सब चीज़ समझना है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा दिन रखा रहता है इसका मतलब उसका मार्केट में डिमांड कम है। परंतु अगर प्रोडक्ट आज ही आया और कल सुबह तो निकल गया, वो कल सुबह बिक गया हो, इसका मतलब प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा है मार्केट में। प्रोडक्ट स्टोर लाइफ बोलते हैं इसको हम लोग ये हमारा खुद का बनाया हुआ टर्म है, प्रोडक्ट स्टोर लाइफ। मतलब एक बार वो स्टोर में आ जाता है हमारे रिटेलर के पास में, तो वो स्टोर में कितना दिन रखा रहता है वो होता है प्रोडक्ट स्टोर लाइफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट स्टोर लाइफ क्या है, कितना मूवमेंट है गुड्स का, कंपनी के कौन से गुड्स जो है फास्ट मूवमेंट गुड्स हैं, मतलब कौन से गुड्स जो हैं बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग गुड्स हैं, कौन से स्लो मूवमेंट गुड्स हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट डोमिनेंस कितना है, कंपनी के इस प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, कंपनी और कितना एक्सपांड कर सकती है इस प्रोडक्ट लाइन में, कंपनी कितनी फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट अपडेट करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ये सब चीज़ों का हमको स्टडी करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट इन्वेस्टर सेगमेंट। एनी कंपनी दैट यू हैव पिक्ड अप विल हैव इन्वेस्टर सेगमेंट ऑन देयर वेबसाइट। इसमें पता चलेगा कि कंपनी के अंदर कितने इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन है, कंपनी के क्वार्टरली एनुअल रिटर्न्स क्या है, और बहुत कुछ हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है। हमेशा ध्यान देना कि कंपनी प्रेजेंटेशन हमेशा उस कंपनी की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेगी, और इसे हमेशा देखना, क्योंकि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में हमें लगता है कि कंपनी का कौन सा, हमें पता लगता है कि हमें कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट लाइन कितना कंपनी को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल में जो एप्पल का एक प्रोडक्ट है आईफोन, वो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट करता है। उसका आईपैड, उसके मैक्स, उसके एक्सेसरीज, ये सब भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, बट मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन आता है एप्पल कंपनी को वो आता है उसके आईफोन से। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये देखो मैं आपके सामने हेवेल्स इंडिया का आपका पूरा नवंबर 2022 का प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं अभी सामने।
इसमें कंपनी अपना करंट साइज़ और अपना एंटिसिपेटेड साइज़ बता रही है, कंपनी अपने माइलस्टोन्स बता रही है, कंपनी अपने टॉप 3 प्रोडक्ट लाइंस बता रही है, कंपनी बता रही है कि कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ में क्या कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं, जैसे रूरल एंड अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। आजकल लोग अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स, अच्छे थोड़े हाई लेवल के प्रोडक्ट्स लेने लग गए हैं। आजकल गाँव में भी आजकल लोग जो है बिजली जा रही है तो वहाँ पर वायरिंग की ज़रूरत होती है, तो हेवल्स वायर्स बनाते हैं, वहाँ पर बल्ब लगते हैं, वहाँ पर हीटर्स लगते हैं आजकल, तो ये सब भी कंपनी बना रही है। कंपनी एसी भी बनाती है लॉयड के फॉर्म में, अगर आपने देखा हो लॉयड भी हेवल्स का ही ब्रांड है, तो लॉयड में वो कंपनी एसी भी बनाती है, हेवल्स टीवी भी बनाता है, हेवल्स गीज़र बनाता है। तो ये सब चीज़ें भी आजकल गाँव में भी सब चीज़ें आजकल जा रही है, तो कंपनी का बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट ओपन हो रहा है। फिर कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन रूट के बारे में भी बता रही है, कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स के फिगर्स डिस्क्लोज कर रही है, कंपनी अपने फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है और ये सब चीज़ें सब कुछ यहाँ पर डिटेल बता रही है, एबिटा क्या है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी के सामने दिख रही है। तो एक ही रिपोर्ट में कंपनी की मेजर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अपनी कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी का बिजनेस एक्सपांशन कहाँ इन कितने प्रोडक्ट में प्लान कर रही है, कंपनी अपना फ्यूचर ग्रोथ कितना देख रही है और कितने समय में देख रही है। आई होप आपको अभी तक का सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स रहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा बहुत शॉर्ट रन प्रोग्राम है जो हम YouTube पे चला रहे हैं। अगर आपको पूरा थॉरो स्टडी करना है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पूरा थॉरो स्टडी तो लेकर नहीं आ सकते YouTube पे, बट हाँ आप हमारी www.talentmarkacademy.com की वेबसाइट पे जाकर हमारे काउंसलर को कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस कब कब लग रही है और आपकी कौन सी बैच में आपके लिए बेस्ट एनरोलमेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी फाइनलाइज हो गई तो फिर अब हमें कंपनी की एक ओवरव्यू रिपोर्ट बनानी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट्स हमने लगा रखे हैं कि ये रिपोर्ट कैसे बनती है। अब हमने एक क्लास में बहुत ही डिटेल डिस्कशन हमने इस पर किया हुआ है, पूरा एक्सेल पे हमने आपको सभी को प्रैक्टिकल करके सिखाया भी है किस तरह से हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट कि अब आपने ये वाली रिपोर्ट तैयार कर ली होगी। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद अब हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ओनर्स इक्विटी होता है। ये सब चीज़ें हमारे सब जो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, जनरली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, दूसरा होता है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन में क्या होता है, इट इज़ अ स्टेटमेंट जिसमें पेरेंट कंपनी सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रही है। कंसोलिडेटेड में क्या होता है, जिसमें पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडरीज को भी इंक्लूड कर लेती है। ठीक है, तो एज एन एनालिस्ट वी विल वर्क ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। यहाँ हमने एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल यहाँ हमें क्वेश्चन आता है कि इनकम स्टेटमेंट्स क्यों रीड करना है। सो हम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कंपनी का परफॉर्मेंस पता लग सके, एंड बैलेंस शीट इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी कैन स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसको मैं एक एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझाता हूँ मैं। सपोज करिए कि हमें एक बैंक गया एंड मैंने वहाँ पर बोला कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो मेरे को 1 CR का लोन बैंक ऐसा तो लेके बैठा हुआ तो नहीं था कि अक्षत जी आएंगे और हमको लोन देंगे। तो बैंक सबसे पहले क्या चेक करेगा, बैंक सबसे पहले ये चेक करेगा कि आप में बैंक लोन रीपे विथ इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि बैंक आपकी कैपेसिटी किस बेसिस पे जज करेगा। ऐसा क्या है जिससे बैंक को आप ये अश्योरेंस दे सकते हो कि आप बैंक को लोन वापस करोगे विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल। तो सपोज करिए कि मुझे बैंक से 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक ने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई कोलैटरल है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब बैंक मुझे 50 लाख का लोन दे देगा, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मैंने उसको कोलैटरल में दी है, तो 50 लाख का लोन तो इजीली मिल जाना चाहिए मुझे। पर ऐसा नहीं होता है। बैंक अब आपसे मांगेगा ITR रिटर्न्स, ये चेक करने के लिए कि क्या मैं 50 लाख का लोन रीपे कर सकता हूं या नहीं। सपोज करो स्टूडेंट्स कि अगर मेरे ITR रिटर्न में 50,000 की मंथली इनकम है और मुझे 50 लाख का लोन में 40,000 रुपये के अराउंड, मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो 50,000 के लोन में 40,000 रुपये के अराउंड पर मंथ का मेरे को तो सिर्फ इंटरेस्ट ही बन जाएगा, और मेरी हर महीने की इनकम ही 50,000 रुपये है। तो क्या बैंक ये सोचेगा नहीं कि जब सब लोन में ही भर देगा तो ये खाएगा पिएगा क्या इंसान। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो बैंक आपको ये भी देखेगा कि आप में लोन पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है, तो बैंक आपकी मंथली इनकम में से आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उससे इंटरेस्ट पे होगा, ऐसा बैंक मानता है। सो
बैंक आपको क्या बोलता है कि लुकिंग एट योर ITR वी कैन गिव यू अ लोन ऑफ 12 to 15 lakhs मैक्स, बिकॉज बैंक थिंग्स कि एज पर योर मंथली इनकम आप में लोन पे करने की कैपेसिटी कम है। इसलिए अगर मेरी 2 लाख की इनकम होती, सोचो अगर मेरी अभी जो 50,000 की इनकम है, अगर वो 2 लाख की इनकम होती तो बैंक मुझे 50 लाख का लोन दे सकता था, कीपिंग इन माइंड कि अगर मेरा सिविल स्कोर ठीक ठाक हो। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी 50 लाख की इनकम होती तो मेरे पास में 40,000 लोन पे करने का, 40,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट पे करने का भी कैपेसिटी होता। तो ओवरऑल हमको ये समझना है कि बैंक ने क्या किया। बैंक ने पोजीशन असेसमेंट किया बाय एनालाइजिंग कोलैटरल कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो उसने किया पोजीशन असेसमेंट कि आपको कोलैटरल, आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अब आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके कोलैटरल पे। ठीक है, कि आपने कोलैटरल अगर दिया है तो ठीक है लोन तो मिल जाएगा, पर कितने का मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस असेसमेंट पे। ठीक है, इसीलिए बैंक आपसे ITR मांगता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है पोजीशन असेसमेंट और एक होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो पोजीशन असेसमेंट में ये देखता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, और पोजीशन परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या बताता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट में हम ये, बैंक ने आपको ये देखा कि आपको लोन अगर देना भी है तो कितने तक का लोन आपके लिए मैक्सिमम हो जाएगा, उसके ऊपर तो आप लोन पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते हो। ठीक है, नाउ वी कम बैक टू अ थर्ड पॉइंट, दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको बताएगा कि आपकी कंपनी में कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ लग रहा है। सो हमको यहाँ कैश फ्लो के एलिमेंट्स को समझना होगा। कैश फ्लो में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो और एक होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है। अब वर्ड से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग कैपिटल हमको लगती है वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे लिए होता है। पर इसको हम एक समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो कि मैंने कॉफ़ी शॉप खोला। ठीक है, तो कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, तो जो उस कॉफ़ी शॉप में मैं सेल्स करूँगा, जो मैं कॉफ़ी सेल करूँगा, उससे मेरा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो होगा जो मैं अपने कॉफ़ी शॉप से सेल करूँगा। तो कैश आउटफ्लो कहाँ से होगा, हमारी कॉफ़ी बीन्स हम खरीद रहे हैं जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं, हम जिसमें सैलरीज पे करते हैं, हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये सब तमाम जो खर्चे होते हैं हमारे लिए, ये सब क्या होंगे, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। आपको समझ में आ रहा है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी 2 होते हैं, कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो सेकेंड अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या होता है। तो सपोज करिए कि हमारी कॉफ़ी शॉप में हमने एक डीप फ्रीज़र लगाया, हमने फर्नीचर लगाया, हमने कुछ कॉफ़ी की मशीन्स भी खरीदी जिसका हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। जब आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उसे फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। रॉ कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, रॉ मटेरियल में कॉफ़ी बीन्स जो आते हैं वो कुछ समय में ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही एसेट्स है, बट एसेट्स भी 2 प्रकार की होती है, करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। सपोज मैंने वो डीप फ्रीज़र 3 साल के बाद वापस से सेल कर दिया, तो वो जो सेल करने में मुझे जो कैश इनफ्लो जनरेट हुआ, वो कैश इनफ्लो क्या मेरे लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा, नहीं, वो जो कैश इनफ्लो हुआ है वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का ही पार्ट होगा। आपको क्लियर हो गया मेरी बात। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सो ये बहुत ही सिंपल है, धंधा शुरू करने के लिए जो कैपिटल कहाँ से जनरेट किया आपने, है ना, या तो आपने अपनी जेब से लगाया होगा या किसी से लोन लिया होगा या पार्टनरशिप में आपने 50-50 किया होगा, जो भी केस है आपके बिजनेस का। तो यहाँ से जो कैश फ्लो या कैश इनफ्लो जनरेट होगा, वो जो पैसा या जो कैपिटल जो आपके बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, जो कैश इनफ्लो जनरेट होगा वो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में आएगा। डेट, इक्विटी या जितने भी कैपिटल रिलेटेड कैश फ्लो होते हैं, ये सब की सब
फाइनेंशियल कैश फ्लो का ही पार्ट होते हैं। आई होप आपको हमारा कैश फ्लो अभी तक का सारा चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस रहें, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रन कोर्स बताया है ताकि हम लोगों को ऑनलाइन भी एडुकेट कर सकें। बट अगर इस कोर्स को आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट से जाके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं।